नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के किसानों को 300 करोड़ रुपए की बोनस राशि का दिया तोहफा। व्हाट्सएप के माध्यम से 40 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड बांटने का भी किया शुभारंभ। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हरित एमएसएमई की थीम पर किया एमएसएमई मंडप का उद्घाटन। स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर है मंत्रालय का फोकस। हरियाणा में पुलिस की पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी। पराली जलाने के आरोप में 4 किसान गिरफ्तार। किसानों के खिलाफ अब तक पराली जलाने की 63 एफआईआर हो चुकी हैं दर्ज। दिल्ली में प्रदूषण के कारण AQI स्तर कई सप्ताह से लगातार गंभीर श्रेणी में बरकरार। कई जगहों पर AQI 400 से पार किया दर्ज। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के किसानों को तोहफा देते हुए एक क्लिक से 2,62,000 किसानों के बैंक खातों में 300 करोड़ रुपए की बोनस राशि जारी की। किसानों को ये राशि उस वर्ष खरीफ सीजन 2024 में हुई कम बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी गई। गौरतलब है कि खरीफ सीजन 2024 में प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण राज्य में उगाई जा रही कृषि और बागवानी फसलों पर 2,000 रुपए प्रति एकड़ बोनस देने का फैसला लिया गया था। इस अवसर पर किसानों के लिए एक और पहल करते हुए व्हाट्सएप के माध्यम से 40 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड बांटने का भी शुभारंभ किया गया। इससे अब किसानों के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से सॉइल हेल्थ कार्ड भेजे जाएंगे। जैसे ही उसकी मिट्टी के नमूने के परीक्षण के परिणाम पोर्टल पर ऑनलाइन हो जाएंगे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों के व्हाट्सएप नंबर पर पहुंच जाएगा। अब दूसरी किस्त के रूप में 300 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जिन किसानों ने अपना पंजीकरण करवाया हुआ है उन सभी किसानों को ये बोनस राशि मिलेगी। कुल 1,380 करोड़ रुपए की राशि किसानों को दी जानी है। अभी तक 2 किस्तों में भुगतान किया जा चुका है। इसी कड़ी में तीसरी किस्त के रूप में शेष 4,94,000 किसानों की बोनस राशि 580 करोड़ रुपए भी अगले 10 से 15 दिनों में डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने नई दिल्ली में 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में एमएसएमई मंडप का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने खादी ग्रामोद्योग के पंडाल का भी उद्घाटन किया। मंडप की मुख्य थीम हरित एमएसएमई है, जो एमएसएमई द्वारा अपने व्यवसाय संचालन में बदलाव के लिए स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर मंत्रालय के फोकस पर जोर देती है। इसके अलावा मंडप में 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रालय की प्रमुख योजना पीएम विश्वकर्मा योजना की भी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। नरेंद्र भाई मोदी जो एक विजन देखा है कि हम गरीब लोगों को रोजगार दें, सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं तो रोजगार दे सकते हैं, वो सूक्ष्म लघु और उद्योग के माध्यम से दिया जा रहा है। ये सब को हम लोग छोटा छोटा लोन दे करके उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। यही हमारा एमएसएमई विभाग का लक्ष्य है और उस लक्ष्य को इस वर्ल्ड ट्रेड फेयर में हम लोग परिलक्षित किया है, प्रदर्शित किया है और इसका बहुत व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है, बिक्रियां भी हो रही है और हमारे उद्यमी जितने लोग हैं बहुत खुश हैं। हरियाणा में पराली जलने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और शनिवार को फतेहाबाद पुलिस ने पराली जलाने के आरोप में 4 किसानों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इन सभी किसानों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। अब तक पराली जलने के मामले में 63 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस को दी शिकायत में कृषि विभाग से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लवदीप शर्मा ने कहा कि उपायुक्त द्वारा धान के अवशेष जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है। गत दिवस
इनके द्वारा JPS लोकेशन भेजी गई है, जिसमें गांव धिड़ के पास एक किसान द्वारा अपने खेत में आग लगाने की सूचना थी। इस पर कृषि विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि किसान अवतार सिंह पुत्र उधम सिंह निवासी धीड़ द्वारा अपने खेत में 2 कनाल 8 मरले क्षेत्र में पराली में आग लगाई थी। इस पर कृषि विभाग की टीम ने इस बारे में पुलिस को सूचना दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी किसानों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के कारण AQI स्तर कई सप्ताह से लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। आज सुबह करीब 6 बजे दिल्ली में कई जगहों पर AQI 400 से पार दर्ज किया गया। सबसे अधिक खराब वायु गुणवत्ता 471 AQI के साथ बवाना में दर्ज हुई। इसके अलावा जहांगीरपुरी में AQI 467, अशोक विहार में 466, मुंडका में 465, वजीरपुर में 463 और आनंद विहार में AQI 458, दिलशाद गार्डन में AQI 449 और पंजाबी बाग में AQI 448 दर्ज किया गया, जो कि यहां रह रहे लोगों की स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। राजधानी दिल्ली में हवा के साथ साथ यमुना का भी प्रदूषण कम होता नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली सरकार के तमाम दावों के बावजूद जमीन पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। पानी इतना जहरीला हो चुका है कि लोगों को नदी से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। आज भी कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी पर जहरीला सफेद झाग तैरता दिखा गया। और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के नागपुर में पत्रकारों से वार्ता के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि टमाटर और आलू की कीमत अगर कम होती है तो किसान के लिए ICAR इसकी कीमत तय करेगा और बाजार में इसकी कीमत में जो अंतर होगा उस पर किसान के खाते में पैसा डाला जाएगा। केंद्र सरकार 50% और राज्य सरकार 50% घाटे की भरपाई करेगी। टमाटर और आलू अगर उनके दाम गिरते हैं तो किसान को घाटा होता है और इसलिए ICAR इनका मॉडल रेट तय करेगा। मतलब इनकी लागत कितनी है, लागत पर 50% प्रॉफिट देकर वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्थाएं करेगी और बाजार रेट और इस रेट में जो अंतर है वो अंतर भी किसान के खाते में डालने का काम किया जाएगा। केंद्र सरकार 50% और राज्य सरकार 50% जो घाटा होगा उसको वहन करने का काम करेगा ताकि प्याज, टमाटर और आलू उत्पादक किसानों को दिक्कत ना हो। और उजला सोना के नाम से जाने जाने वाला मखाने का पूरे विश्व का 90% उत्पादन मिथिलांचल, कोसी और सीमांचल में होता है। आज पूर्णिया से ये मखाना अमेरिका, सिंगापुर, कनाडा समेत कई देशों में जाकर अपनी खुशबू बिखेर रहा है। खास बात यह है कि जब से मिथिला मखाने को GI टैग मिला है और सबोर वन मखाने का उत्पादन शुरू हुआ है, मखाना किसानों के अच्छे दिन लेकर आया है। हालांकि इस धंधे में बिचौलिए भी जमकर पूरी तरह से हावी हैं, जिसका खमियाजा किसानों, मखाना फोड़ी करने वाले और छोटे कारोबारी तक को भुगतान करना पड़ता है। पेश है पूर्णिया से JP मिश्रा की ये रिपोर्ट। मखाना प्रोसेसिंग का काम काफी कठिन है। कीचड़ भरे पानी से मखाना का गोरी यानी बीज निकालना, फिर उसको साफ कर जलते तवे पर भूनकर एक एक को हाथ से फोड़ना कोई आसान काम नहीं है। इसके बाद मशीन की मदद से इसकी सफाई की जाती है और फिर अलग अलग कर कई साइज में मखाने तैयार करके उन्हें देश विदेश में सप्लाई किया जाता है। पूर्णिया में मखाना कारोबार से जुड़े लीला झा और अमित कुमार बताते हैं कि मखाना में MSP का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह इसकी कीमत में उतार चढ़ाव हो रहा है, ये मखाने के कारोबार के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि इस बार मखाना जहां कुछ पहले तक 600 रुपये किलो था, वो आज बढ़कर 1500 रुपये किलो हो गया है। मखाना उद्यमी अमित कुमार कहते हैं कि इस कारोबार में बिचौलिए और बड़े बड़े पैसे वाले हावी हो गए हैं। वो किसानों को पहले ही नकद भुगतान कर देते हैं और उनसे कम कीमत पर मखाना खरीद लेते हैं, फिर उसको स्टॉक करके
करके उसकी कीमत बढ़ा देते हैं। सरकार एग्रो इंडस्ट्री में जो बढ़ावा दे रही है, मैं इस बात को अप्रिशिएट कर रही हूँ, बट मखाना में सरकार को और ध्यान देने की जरूरत है। यदि वो सरकार स्टेप लेती है तो ऑब्वियस सी बात है MSP ले आए, ताकि चीजें ऐसी रहे कि प्राइस एक कंट्रोल्ड में रहे। बेसिकली यूरोपियन कंट्री में ज़्यादा है मखाने का डिमांड, और मखाना को जैसे हमारे इंडिया में भी अभी एक सिस्टम चालू हो गया है कि पेट्रोल पंप के साथ में जो है सो फूड के स्टोर जो है सो चालू होते हैं। एज ए सुपर फूड्स वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस है, और मखाना ग्लोबली ऑलमोस्ट सारे साउथ अफ्रीकन कंट्री में भी मखाने का डिमांड है। जो बेसिक्स हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, वहाँ पे भी जो है सो इनका रिक्वायरमेंट आ रहा है। बांग्लादेश जैसे छोटे कंट्री से भी मखाना का रिक्वायरमेंट आता है, तो उधर अमेरिका, शिकागो बूथ, कनाडा जैसे कंट्री से भी मखाने का रिक्वायरमेंट जो है सो दिन प्रतिदिन आया जा रहा है। वहीं मखाना कारोबार में काम करने वाली सीता देवी का कहना है कि पहले वो लोग बाहर जाकर काम करते थे, लेकिन अब मखाना कारोबार में यहीं पर पूरे परिवार के साथ वो काम करती हैं, जिससे काफी फायदा होता है। इस कारोबार से पूर्णिया में तकरीबन 10,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। मखाना के कारण आज पूर्णिया की वैश्विक पहचान बन गई है। सरकार को मखाना जैसे उत्पाद पर पॉलिसी बनाने की जरूरत है, ताकि मखाना किसान से उद्यमी और आखिरकार उद्यमी से उपभोक्ता तक को उचित मूल्य पर प्राप्त हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, किसान समाचार। और बीते कई वर्षों से सोलापुर के अनार उत्पादन से जुड़े किसान उत्पादन और उसकी वैश्विक पहचान को लेकर काफी मशक्कत कर रहे थे, लेकिन पिछले सालों में सोलापुर के अनार का न सिर्फ उत्पादन बढ़ा, बल्कि विदेशों में भी अपनी खासी पहचान बना पाया, और ये सब सरकार के प्रयास से मुमकिन हो पाया। ऐसे में इस बार के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक तौर पर इसका फायदा किसको कितना पहुंचेगा, आइए देखते हैं हमारे सहयोगी उर्मिलेश भट्ट की ये ग्राउंड रिपोर्ट। दुनिया भर में सोलापुर की एक खास पहचान बन चुकी है अनार। महाराष्ट्र देश का अग्रणी अनार उत्पादक राज्य है, और इस उत्पादन में सोलापुर महाराष्ट्र में नंबर 1 है। सोलापुर के अधिकांश किसानों को इस खेती से लाखों रुपए की आमदनी हो रही है। दरअसल पिछले कुछ सालों में सरकार ने किसानों को नई सहूलतें दी हैं। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर को हाईटेक बनाया, सिंचाई, पावर सब्सिडी, सुलभ आवागमन के साधन, सोलापुर हैदराबाद नेशनल हाईवे, सोलापुर बेंगलोर नेशनल हाईवे, किसानों को अनार की ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना, बैंकों से सुलभ दर ऋण मुहैया कराना, बाजार तक पहुंच बढ़ाने तक सोलापुर एयरपोर्ट, फलों की पैदावार और गुणवत्ता में सुधार, गुणवत्तापूर्वक रोपण सामग्री उपलब्ध कराने और मूल्य संवर्धन तकनीकें मुहैया कराना इसमें शामिल है। सबसे ज़्यादा प्लांटेशन महाराष्ट्र में सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में है। बहुत बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट हो रहा। अनार में अगर बेनिफिट हुआ तो किसान लाली लाल होता है। वर्ष 2011-12 में सोलापुर में 772 मैट्रिक टन अनार का उत्पादन हुआ था, जो वर्ष 2021 और 22 में बढ़कर 3,148 मैट्रिक टन हो गया। वहीं अगर निर्यात की बात करें तो 2011-12 में 30.1 मैट्रिक टन अनार का निर्यात किया गया था, जो 2020-21 में बढ़कर 67.98 में था। भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, नेपाल, नीदरलैंड, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, बहरीन और ओमान सहित अन्य बाजारों में 69.08 मिलियन $US मूल्य के 72,011 मीट्रिक टन अनार का निर्यात किया। कि अनार अनुसंधान केंद्र जो है सोलापुर का, वो महाराष्ट्र के लिए बहुत अहम मुद्दा बन चुका था, और उसके ऊपर बहुत सालों से कुछ काम नहीं हो रहा था, लेकिन इस गवर्नमेंट ने वो पॉलिसी मेकिंग में उसका अनाउंसमेंट भी कर दिया और उसको कार्यान्वित भी कर दिया। खेती और किसानों को लेकर केंद्र की सरकार संवेदनशील रही है। पिछले दिनों राज्य में महायुति सरकार बनने के बाद किसानों को डबल इंजन सरकार का बल भी मिला। यही वजह है कि अतीत की कड़वी यादों को पीछे छोड़कर ये किसान अब अनार की मिठास के ख्वाहिशमंद हैं। इन्होंने जो किसान रेल शुरू कर दी, सांगोला से डायरेक्ट दिल्ली, कलकत्ता, जो 60 रुपये ट्रांसपोर्ट का एक बॉक्स के लिए खर्चा आता था, वो ओनली 25 रुपये में खर्चा शुरू हो गया। पहला रेट खाली 60 रुपये मिलता, अभी 200-150 100 मिलता है। इतना फायदा हो गया खेती के लिए।
सोलापुर के 11 विधानसभा सीटों के पिछले राजनीतिक समीकरण को अगर देखें तो अधिकांश सीटें महायुति गठबंधन का कब्जा था। अब ऐसे में सोलापुर के इस बार की चुनावी तस्वीर में अनार की लाली और मिठास महायुति के खाते में जाती है या अगाड़ी की गाड़ी की रफ्तार को तेज करती है। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, सोलापुर, महाराष्ट्र। और दिल्ली में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का पंडाल मेले में आने वाले हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। क्या खास है इस पंडाल में, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का स्टॉल भी हर किसी के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ स्वास्थ्य संबंधी तमाम जानकारियाँ प्रदान की गई हैं। क्या क्या खास दिखाया गया है यहाँ पर, आइए जायजा लेते हैं। यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का स्टॉल लगाया गया है। ये योजना 5 लाख तक का जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करती है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि ये स्कीम सभी 70 इयर्स एंड अबव लोगों के लिए हो जाएगी। तो इस स्कीम इस बार हम स्टॉल में लोगों को गाइड कर रहे हैं बेसिकली कि जो 70 साल या उससे अधिक उम्र वाले लोग हैं वो अपना आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान वय वंदना कार्ड जिसकी हम बात करते हैं, वो कैसे बना सकते। आभा बनाओ अपने हेल्थ रिकॉर्ड फोन पे पाओ। इसके साथ ही आप यहाँ साथ में देख सकते हैं संपूर्ण टीकाकरण दें, निःशुल्क बाल स्वास्थ्य जांच यहाँ पे की जाती है। AMB है, अनीमिया मुक्त भारत की यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर आहार परामर्श दिया जा रहा है, खून की कमी की जांच की जा रही है, निःशुल्क परिवार नियोजन परामर्श भी यहाँ पर दिया जा रहा है। इन परिवार नियोजन के तरीके के यहाँ मॉडल भी लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से आज ही शुरुआत करें, मिलकर परिवार नियोजन की बात करें। विकसित भारत की नई पहचान, परिवार नियोजन हर दंपति की शान। अपने खान पान की शैली को किस तरह से रखना है उसके बारे में तमाम बातें यहाँ पर जानकारी दी गई हैं। किस तरह स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह से व्यायाम करना है। कान की निःशुल्क जांच और परामर्श भी यहाँ दिया जा रहा है। आंखों की भी जांच की जा रही है। इसके अलावा शुगर और BP को भी यहाँ टेस्ट किया जा रहा है। इसके साथ में ही यहाँ दूसरा भी स्टॉल है जिसमें वन हेल्थ को दिखाया गया है। यहाँ मेरे बाएं में मेंटल हेल्थ की बात की गई है, RHTC की बात की गई है, NACP की बात की गई है। किस तरह से मानसिक दबाव है उसको कम किया जा सकता है, उसकी स्क्रीनिंग यहाँ पर की जा रही है। खास तौर पर यहाँ HIV एड्स के बारे में भी बताया गया है। यहाँ एक सर्जिकल स्टेशन भी दिखाया गया है जो अपने आप में सबको आकर्षित कर रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर ओरल हेल्थ जिसमें खास तौर पर दांतों की जांच की जा रही है। यहाँ मलेरिया के मच्छरों के पनपने वाली जगह और रोकथाम के उपाय के बारे में बताया गया। यहाँ पे पब्लिक को अवेयर करने के लिए कि मॉस्किटो से कैसे बचाया जाए, उसकी हमने पूरी लाइफ साइकिल रखी है कि पब्लिक को पता नहीं कि पानी में भी मच्छर पैदा होते हैं। पब्लिक कहते हैं कि पार्क में मच्छर पैदा हो रहे हैं, इधर पैदा हो रहे हैं, जबकि मच्छर जो है उसकी 3 स्टेज जो है वो पानी में होती है। उसका एग, उसका लार्वा और उसका प्यूपा, ये हमने 3 स्टेजें इसमें रखी है पब्लिक को दिखाने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं खास तौर पर दिखाया गया है नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन। 40 इयर्स एज के अंदर के लोगों का यूनिवर्सल स्क्रीनिंग होता है। इसमें पता चलता है कि सिकल सेल की बीमारी है या नहीं है मेल और फीमेल्स में, वेदर दे आर कैरियर्स, बिकॉज ये ऐसी बीमारी है जिसमें ये जेनेटिक डिसीज है विच कैन बी कैरीड टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्वास्थ्य की भी विशेष जानकारी प्रदान की जा रही है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश के किसान जल्द से जल्द धान की कटाई कर लें। इसके साथ ही यहाँ सरसों और मटर की बुवाई का काम पूरा करें। यहीं इस समय फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की रोपाई करते रहें, जबकि आलू की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। वहीं असम के पहाड़ी इलाकों के किसान रबी मक्का, कैनोला और सरसों की बुवाई जारी रखें। इसके अलावा मौसम ठीक रहने पर तैयार धान की कटाई करें और कटाई के बाद उन खेतों में मटर और खेसारी की बुवाई जारी रखें। यहीं इस समय केले की फसल को रोगों से बचाएं। असम में निचली ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में
साली धान की कटाई करें। इसके साथ ही यहाँ कुत्तू की बुवाई का काम पूरा कर लें। निचली ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में ही मटर और मसूर की बुवाई के अलावा आलू, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, बैंगन और टमाटर की रोपाई जारी रखें। वहीं ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके के किसान धान की कटाई से लगभग 15 से 20 दिन पहले धान के खेतों में मटर की सीधी बुवाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ इस महीने के दौरान बोरो धान की नर्सरी तैयार करें। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में ही अभी बैंगन की रोपाई करें। बराक घाटी इलाके में आलू की रोपाई के अलावा कैनोला और सरसों की बुवाई करें। वहीं मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में बोरो धान की नर्सरी तैयार करें, जबकि साली धान की कटाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रोकली फूल गोभी की ही एक किस्म है। आम गोभी का फूल जहाँ सफेद होता है, वहीं इसके फूल का रंग हरा होता है। इस कारण इसे हरी गोभी भी कहते हैं। ब्रोकली की खेती फूल गोभी की तरह ही की जाती है। इसकी पौध भी फूल गोभी की तरह दिखती है, लेकिन फूल गोभी के एक पौधे से एक ही फूल मिलता है, जबकि ब्रोकली के पौधे से मुख्य गुच्छा काटने के बाद भी अलग शाखाएं निकलती हैं और बाद में इनसे भी छोटे छोटे फूल मिलते हैं। इस समय कुछ जगह किसान खेतों में ब्रोकली की रोपाई कर सकते हैं। बुआई के लिए सबसे पहले अपने खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से निकालकर साफ कर लें। 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए ब्रोकली के 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो 1 हेक्टेयर रकबे के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक इस्तेमाल करें। रोपाई करते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करें। उसके बाद हर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई जरूर करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 बार निराई करनी चाहिए। सुंडी और हीरक पृष्ठ पतंगों की रोकथाम के लिए 2 मिलीलीटर स्पाइनोसैड दवा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फसल में बीमारी लगी हो या जहां कीटों का प्रकोप हो। रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायमेथिक्सोम दवा की 2 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव के बारे में। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शनिवार को गेहूं का कारोबार मजबूती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्नेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहां 15 नवंबर को गेहूं का भाव था 2,800 रुपए, जो 16 नवंबर को 400 रुपए बढ़कर 3,200 रुपए क्विंटल हो गया। इसी तरह राजस्थान की बस्ती मंडी में भी तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 15 नवंबर को गेहूं का भाव रहा 2,643 रुपए, जो 16 नवंबर को 175 रुपए चढ़कर 2,818 रुपए हो गया। गुजरात की देगाम मंडी में बढ़त का रुख रहा। 15 नवंबर को गेहूं का भाव था 2,875 रुपए, जो 16 नवंबर को 10 रुपए मजबूत होकर 2,885 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी में गेहूं की खरीद स्थिरता के साथ हुई। यहाँ दोनों दिन यानी 15 और 16 नवंबर को गेहूं का भाव 2,730 रुपए पर बरकरार रहा। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल गेहूं की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसके अनुसार देश में साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 11,32,92,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 11,05,54,000 टन रही थी।
कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शनिवार को बस्ती, राजकोट और गुलावटी मंडी में प्याज के सौदे अच्छी खासी नरमी के साथ हुए, जबकि मिर्जापुर मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में बढ़त देखने को मिली। एगमार्ट नेट के मुताबिक राजस्थान की बस्ती मंडी में 15 नवंबर को प्याज का भाव था 5,400 रुपए। 16 नवंबर को प्याज का भाव 500 रुपए लुढ़क कर 4,900 रुपए रह गया। गुजरात की राजकोट मंडी में भी प्याज के सौदों में अच्छी खासी सुस्ती देखी गई। 15 नवंबर को प्याज की खरीद 2,350 रुपए पर हुई। 16 नवंबर को इसमें 200 रुपए की नरमी आई और भाव 2,150 रुपए क्विंटल पर आ गया। उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी में कमजोरी का सिलसिला बरकरार रहा। यहाँ 16 नवंबर को प्याज का भाव 100 रुपए गिरकर 3,100 रुपए से 3,000 रुपए रह गया, जबकि उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में 15 नवंबर को यहाँ प्याज का भाव 4,525 रुपए था। 16 नवंबर को इसके सौदे 10 रुपए बढ़कर 4,535 रुपए पर हुए। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जो साल 2022-23 के अंतिम अग्रिम अनुमान की तुलना में लगभग 22,94,000 टन कम है। वहीं बात प्याज की करें तो साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,44,000 टन होने की उम्मीद है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने के साथ ही आज इस सत्र की 4 धाम यात्रा का समापन हो जाएगा। आज रात 9:07 पर मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के प्रचार चरम पर हैं। जनता को अपने पक्ष में करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने पलटवार किया। शहजाद पूनावाला ने कहा कि संवैधानिक पदों का अपमान करना राहुल गांधी की पहचान बन चुकी है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण में होने वाले चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज अपनी विधानसभा सीट नागपुर दक्षिण पश्चिम में आम जनता से मुलाकात करेंगे। भारत ने अपनी पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण ओडिशा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। नाम ही यही है।